साल था 1991 जब इंडिया अपने इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बैंकरप्ट होने की कगार पर आ चुका था और इसी वजह से हमें अपने देश का 67 टन गोल्ड इंग्लैंड को गिरवी रखना पड़ रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1991 में कि हमें अपने देश का गोल्ड दूसरी कंट्रीज को गिरवी रखना पड़ रहा था? आइए पता लगाते हैं आज की इस वीडियो में। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के राज से आज़ाद हो जाता है और क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया को एक्सप्लॉइट कर चुके थे तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस तो उस टाइम से ही काफ़ी ख़राब चल रही थी और इसी वजह से कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने नहीं आती थी और हमें कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता था, जिस वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही काफ़ी स्लो चल रहे थे, जो कि दो बड़े मेजर फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री को ग्रो कराने के लिए। वहीं इंडिया के केस में कम थे। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस तो स्टेबल हो नहीं रही थी, लेकिन ये क्राइसिस 1985 के बाद और स्पीड में बढ़ने लगा। लेकिन 1985 में आकर ऐसा क्या हुआ था कि ये क्राइसिस इतनी स्पीड में बढ़ने लगा? तो चलो पता लगाते हैं। तो होता क्या, जो यूएसएसआर था जो कि उस टाइम पे एक 14-15 नेशंस का ग्रुप हुआ करता था जिसमें रशिया भी आता था। तो उस टाइम होता क्या था, जो भी मेजरली इंडिया की बिजनेस डील्स हुआ करती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ करता था, वो उस टाइम पर रशिया के साथ चलाया करता था। लेकिन इसी बीच होता क्या है, जो 14-15 नेशंस होते हैं इनके बीच में एक वॉर हो जाती है, जिस वजह से ये सारे 14-15 नेशन अपनी अपनी एक सेपरेट कंट्री बना लेते हैं और आपस में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन इससे इंडिया को क्या घाटा हो रहा था? इंडिया को घाटा ये हो रहा था कि उस टाइम पर जो भी हमारे बिजनेस डील्स रशिया के साथ चलती थी वो कुछ टाइम के लिए रुक गई थी और हमारी इकोनॉमी पर एक और झटका लग गया था। तो अब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस तो ख़राब होती जा रही थी। इसको देखते हुए जो आरबीआई गवर्नर थे और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो लोग आपस में मिलते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वालों के पास, यानी कि IMF। तो वैसा ही वो करते हैं। अपने प्लान के हिसाब से वो लोग जा पहुंचते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वहां जाकर वो लोग इंडिया की सारी कंडीशंस के बारे में बताते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं एक लोन की। लेकिन इस टाइम इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में हो ये रहा था, तो उस टाइम में जो इंडिया में सरकार थी वो एक गठबंधन की सरकार थी, एक जनता पार्टी की सरकार थी जो कि काफ़ी सारे गठबंधन से मिलकर बनी हुई थी। तो उस टाइम पे होता क्या है कि गठबंधन की सरकार में से जो कांग्रेस होती है वो अपना हाथ उस सरकार पे से हटा देती, जिस वजह से उस टाइम पर इंडिया को लोन नहीं मिलता है और हमको वापस लौटना पड़ता है। और इसी वजह से जब इंडिया को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने पर फोकस करना चाहिए था, उस टाइम हमें ना चाहते हुए भी जनरल इलेक्शंस पर फोकस करना पड़ा। तो फिर वैसा ही होता है, एक बार फिर से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं और इस बार सरकार बनती है कांग्रेस की, जिसके बाद PM बनाए जाते हैं PV नरसिम्हा राव जी। तो नरसिम्हा राव जी अपने PM बनते ही सबसे पहले जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के पास और वहाँ पर जाकर वो उनसे पूछते हैं क्या इंडिया की हालत सच में इतनी ख़राब है जितनी हमें न्यूज़ और TV चैनल्स में दिखाई जा रही है? तो इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी जवाब देते हैं कि नहीं साहब, इंडिया की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि अब इंडिया के पास तो केवल 15 दिन के इम्पोर्ट का पैसा बचा हुआ है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते बैंकरप्ट भी हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PM नरसिम्हा राव के मन में केवल एक ही नाम आ रहा था और वो नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उस टाइम इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था और अपने फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलकर सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाने लगता है। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो ऐसे कौन से काम थे जिस वजह से आज इंडिया इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो सबसे पहले वो इंडियन रुपीज़ को डॉलर के अगेंस्ट 20% तक डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे इंडियन पॉपुलेशन सोच रही होती है कि ये सरकार आखिर कर क्या रही है। लेकिन नहीं, ऐसा करना उस टाइम पर ज़रूरी था जिससे इंपोर्ट्स की वैल्यूज़ को बढ़ाया जा सके।
दूसरा वो क्या करते हैं, इंडिया का 67 टन गोल्ड फॉरेन बैंक्स में गिरवी रखते हैं और काफ़ी सारा पैसा उधार ले लेते हैं, जिससे इंडिया को उस टाइम पर इमीडिएटली संभाला जा सके। और ये स्टेप करना काफ़ी ज़रूरी था। अगर ऐसा उस टाइम नहीं किया जाता तो इंडिया कोलैप्स कर जाता और हम बैंकरप्ट हो जाते। और इसी के कुछ दिन बाद मनमोहन सिंह जी एक लेजेंडरी बजट पेश करते हैं, जिसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें मैं तुमको बताता भी हूँ, जैसे कि 1991 से पहले काफ़ी सारी चीज़ों के इंपोर्ट्स करने पर रेस्ट्रिक्शन था, जो कि 1991 के बाद हटा दिया गया और एक नेगेटिव लिस्ट बनाएगी कि आप इन चीज़ों को छोड़कर कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन कंपनीज थी उनको इंडियन कंपनीज में 51% तक इन्वेस्ट करने का अलाउड कर दिया और साथ ही साथ लाइसेंस राज को भी खत्म कर दिया और ये कहा कि अब आप लोग कोई भी कंपनी खोल सकते हैं और आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। जिससे क्या हुआ, इंडिया में फॉरेन कंपनीज आई, उन्होंने अपनी नई इंडस्ट्री सेटअप करी, जिसकी वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होने लगा। साथ ही साथ इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली और हमारी इकोनॉमी फिर से ग्रो करने लगी। लेकिन इतनी सारी ग्रोथ इंडिया को इतनी जल्दी मिलना काफ़ी अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ऐसा इंडिया के केस में नहीं हुआ। और ऐसा ना होने के 3 कारण हैं। सबसे पहला, इंडिया का बड़ा मार्केट। दूसरा, इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन। तीसरा, उस टाइम पर बिजनेस में कंपटीशन काफ़ी कम था, जिस वजह से फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे अपना बिजनेस सक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं लगा और इसी वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट को ग्रो होने में टाइम नहीं लगा और हमारी इकॉनमी वापस से ग्रो करने लगी। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस की कहानी। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। मैं तुमको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वाली वीडियो मैंने इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम एक्सपोज किया है। अगर जानना चाहते हो कैसे, तो क्लिक करो इस वीडियो पे।